गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग महात्मा गांधी के अनुसार उनका जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने उनके जीवन दर्शन के बारे में समझा था कि उनका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, जैसे सत्य, अहिंसा, स्नेह का पालन करना इनके जीवन दर्शन का इनका मूल सिद्धांत था। शिक्षा दर्शन की जहाँ तक बात करते हैं तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार या उनके शिक्षा के अर्थ अगर हम देखते कि उन्होंने शिक्षा किसे माना है तो उनके अनुसार अगर एक शब्द में बात कही जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास की शिक्षा होती है। शिक्षा वह नहीं जो बालक को समायोजन करना न सिखाए, जीविकोपार्जन के लिए तैयार न कर सके, समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित न कर सके, यानी कि शिक्षा वही है जो बालक को सामंजस्य करना सिखाए, जीविकोपार्जन के लिए तैयार कर सके, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा वही है जो बालक को कार्य करने की क्षमता या आदतों का उसमें विकास कर सके, यानी कि श्रम की आदत का विकास कर सके। वही शिक्षा है जो ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, वह शिक्षा नहीं। फिर चाहे कितना भी उसे ज्ञान हो, कितने भी बड़े भारी भारी शब्द या यूँ कहा जाए कि साहित्यिक भाषा में एक बहुत किसी भी विषय के बारे में बहुत अधिक ज्ञान हो, लेकिन अगर वो उस ज्ञान का जीवन के विकास में, जीवन के यूँ कहा जाए कि जीवन को जीने के दृष्टिकोण से अगर उपयोग ना कर सके या उसको जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध न करा सके तो वह शिक्षा नहीं मानी गई। इसीलिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। आज हम देखेंगे गांधी जी के अनुसार उनके शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा के उद्देश्य ठीक है ना। शिक्षा के क्या उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने कि बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा पाई, तो फिर शिक्षा के उद्देश्य भी वैसे ही हो जो बालक के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे दो प्रकार के उद्देश्य उन्होंने बताए। शिक्षा के दो प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। पहला है तात्कालिक उद्देश्य ठीक है ना, और दूसरा है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। उन्होंने शिक्षा के दो तरह के उद्देश्य बताए हैं। पहला है तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। यानी कि दोनों को अगर हम देखते हैं तो सर्वोच्च उद्देश्य अर्थात कि जो सर्वोच्च गुणों का बालक के व्यक्तित्व में या बालक में सर्वोच्च गुणों का विकास कर सके। तात्कालिक उद्देश्य यानी कि तात्कालिक जीवन, यानी कि उसका जो वर्तमान में जीवन जो जी रहा है या उसे जीना है, उसको जीने के लिए समस्त जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति हो सके, वही तात्कालिक उद्देश्य है। अब तात्कालिक उद्देश्यों में उन्होंने किस तरह से और भी अधिक इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो तात्कालिक
पार्जन का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा वही जो बालक को जीविकोपार्जन के लिए उसे तैयार कर सके। अर्थात कि शिक्षा के माध्यम से अगर शिक्षा बालक को जीविकोपार्जन के लिए किसी कौशल का उसमें विकास नहीं करती है और उस विकास के माध्यम से वह अपने आजीविका नहीं कमा सकता है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। इसीलिए शिक्षा के लिए अनिवार्य है कि शिक्षा वही हो या शिक्षा का उद्देश्य हो कि बालक को इस तरह के कौशल में प्रशिक्षित किया जाए, इस तरह के कौशल का ज्ञान दिया जाए जिन कौशलों को सीखकर और वह अपने आजीविका को प्राप्त कर सके, कमा सके या अपने जीवन को सुगम, सरल, सहज बना सके। अगर ऐसा नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य पहला यही है कि तात्कालिक उद्देश्य, यानी क्योंकि तात्कालिक उसको जीवन जीना है तो जीवन जीने के लिए उसे आय के स्रोत उसके पास होने चाहिए, यानी कि उसके पास अर्थ होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए जिनकी सहायता से वह अन्य वस्तुओं को खरीद सके, अपने जीवन को सरल बना सके। और ये चीज कब होगी? जब उसमें किसी कार्य को करने की क्षमता या कौशल होगा। तो शिक्षा इसी कौशल का प्रशिक्षण उसे प्रदान करती है या इसी कौशल का विकास उसमें करती है। दूसरी बात आती है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य है ना, सांस्कृतिक उद्देश्य यानी कि बालक को अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उनके जीवन जीने का तरीका कैसा था, उनके मूल्य कैसे थे, उनके रीति रिवाज परंपराएं कैसे थी, उनके सामाजिक संबंध कैसे थे, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार किस तरह का था। अगर बालक को इसकी जानकारी नहीं है तो ये मानकर चलिए कि वो वर्तमान में ये कहा जाए कि एक जो उसकी अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्य है उनका पालन वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपने पूर्वजों की परंपराओं का उसे पता ही नहीं है। या फिर यूँ कहा जाए कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो हमारे बालकों को या हमारे बच्चों को अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी अवश्य है। पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक ढांचा है, उसके परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, व्यवस्थाएं हैं, इनकी जानकारी अवश्य है। लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि ये सब रूढ़िवादी है, इनकी वजह से हम निश्चित है कि हम जीवन में आगे बढ़ने की बजाय या तो वहीं पर रुके रह जाते हैं या हम पीछे पिछड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा है क्या, ये चीज हमें समझनी अनिवार्य होती है। तो हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनको यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किस तरह से लाभदायक है या यूँ कहा जाए कि वर्तमान के जीवन को जीने के लिए वे परंपराएं क्या बाधक है, अगर वो बाधक है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, और यदि वे बाधक नहीं है, साधक है, तो उनकी और अधिक साधना कैसे की जा सकती है। इस चीज का जो बालक को सही जानकारी बालक को प्रदान की जाएगी तो निश्चित है कि वे अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक जो हीनता की भावना पनपती जा रही है वह यहाँ बहुत अधिक हो चुकी है। एक तरह से हम अपनी हेय दृष्टि से अपनी ही संस्कृति को हम देखते हैं, हम इससे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारी जो परंपराएं थी या जो हमारी सांस्कृतिक ढांचा था वो इतना रूढ़िवादी नहीं था जितना कि वर्तमान में दिखाई देता है। और इसकी रूढ़िवादिता के पीछे कारण क्या है? जब बालकों को इस चीज का पता चलेगा तो अपनी मूल संस्कृति जो प्रारंभिक कहा जाता है उस प्रारंभिक संस्कृति की जब उसे सत्य की जानकारी होगी तब उसे इस बात का पता चलेगा कि हाँ, ये हमारी संस्कृति को रूढ़िवादिता का ढांचा पहना दिया गया है, जोगा पहना दिया गया है। एक्चुअल में हमारी संस्कृति कैसी है, किस तरह की है और इसकी मूल्य कैसी, व्यवस्थाएं कैसे। इसीलिए सांस्कृतिक उद्देश्य का भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि वो हमारी संस्कृति के बारे में बालक को सही और उचित जानकारी प्रदान करें। अगला उद्देश्य इसमें हमारा वह है पूर्ण विकास का उद्देश्य। पूर्ण
विकास का उद्देश्य। पूर्ण विकास कहो या सर्वांगीण विकास कहो, बालक का पूर्ण विकास होना चाहिए। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उसका पूर्ण विकास होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर शिक्षा ये कार्य नहीं कर सकती है तो वह शिक्षा उपयोगी नहीं है। इसीलिए शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए उसका जो उद्देश्य है वह बालक का पूर्ण विकास करना होना चाहिए। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है, वह है बालक का सर्वांगीण या बालक का पूर्ण विकास करना। अगला है नैतिक व चारित्रिक विकास। नैतिक व चारित्रिक विकास। नैतिक व चारित्रिक विकास, बालक को नैतिक मूल्य या चारित्रिक उच्च चारित्रिक गुणों का होना अनिवार्य है, तभी वह किसी भी समाज सभ्यता को संरक्षित कर रख सकता है और आगे की तरफ बढ़ा सकता है या उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर बालक में चारित्रिक गुण नहीं है, चारित्र का मतलब केवल एक चारित्रिक पक्ष से ही नहीं, बालक को सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, दया, प्रेम, सहानुभूति की भावनाएं होना भी चारित्रिक गुण कहलाते हैं। तो बालक में जहाँ नैतिक गुणों का होना भी अनिवार्य, वहीं पर चारित्रिक गुणों का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि नैतिक मूल्यों के माध्यम से वह प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव, आदर, सम्मान की भावनाओं का अपने आप में विकास कर सकता है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को सकारात्मक दृष्टिकोण से वो देख सकता है। इसीलिए बालक में शिक्षा जो है वो बालक, शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो होगा बालक में नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करना। अगला है इसमें मुक्ति का उद्देश्य। मुक्ति का उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य यानी कि हर बंधन से मुक्त होना। हर बंधन में यानी कि जैसे आपने किसी चीज को किसी के प्रति आपकी भावनाएं एक तरह से भावनात्मक रूप से किसी तथ्य से आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं, जैसे आपने कहा कि नहीं मैं सत्य का ही पालन करूंगा और सत्य हमारा नैतिकता का नैतिक मूल्य का एक मूल्य है या वह चारित्रिक गुण है। अब निश्चित है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम गीता में भी कहें तो उसमें भी ये है कि जब सत्य मतलब जो असत्य अगर किसी की रक्षा के लिए बोला जा रहा है तो वह असत्य नहीं होता है। जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाने के लिए अगर असत्य बोला जाता है तो वह असत्य है, लेकिन किसी की सुरक्षा, प्राण रक्षा के लिए अगर हम असत्य बोलते हैं तो वह असत्य नहीं। तो यहाँ पर जैसे मुक्ति, अब पालक में ये चीज कि भाई मेरे को तो ये चीज सिखाई गई कि सत्य का ही पालन करना है, तो मैं सत्य ही बोलूंगा और असत्य बोलने से किसी की हानि नहीं हो, मतलब कि सत्य बोलने से अगर किसी को नुकसान हो रहा है पर मैं तो मेरे मूल्यों से मैं नहीं। ऐसे बंधनात्मक जो बंधन होते हैं उनसे किस तरह से अपने आप को मुक्त किया जाए, यानी कि क्या सत्य है, क्या पारिस्थितिक परिस्थितियां क्या कहती हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं या आपकी तात्कालिक जो मांग है, परिस्थिति की मांग क्या है, उसको समझना, उसके अनुसार अपने व्यवहार को निश्चित करना। मुक्ति का मतलब कि अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जैसे जहां भी जिसके संबंध सहयोग की हमको सहयोग प्राप्त हो सकता है, हमें उसको लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को नहीं जानते तो हम इसको जानना ही नहीं चाहिए, नहीं, हमें नहीं जानते तो क्या हुआ, उसे हम सीख तो सकते हैं, सीखने के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी प्रकार के बंधे हुए वातावरण में या यूं कहा जाए कि एक निश्चित सीमा के दायरे
भारतीय संस्कृति के बारे में जो ये कहा जाता है कि ये रूढ़िवादी संस्कृति है। रूढ़िवादी संस्कृति का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हमने अपने आप को एक निश्चित सीमा के अंदर बांध दिया था और इसी का कारण था कि हम इस निश्चित सीमा से बाहर अपने आप को नहीं निकालना। और इसी की यही एक कारण था कि जब हम अपने आप को इस सीमा से बाहर नहीं निकाल पाए तो समाज के ठेकेदारों को इस मौका मिला और उन्होंने समाज में अपने लाभ के लिए या जो कहा जाए कि अपने स्वार्थ के लिए जो हमारी परंपराएं थी उनमें रूढ़िवादिता को सम्मिलित करते चले गए। और यही एक कारण था कि हमारी जो एक उच्च कोटि या बहुत उन्नत जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी या मूल्य थे वो मूल्य धीरे धीरे रूढ़िवादी होते चले गए और इसीलिए वे अपना सम्मान होते चले। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने अगर मुक्त वातावरण नहीं होता है, मुक्त वातावरण से मतलब कि जैसे अपनी संस्कृति को निश्चित है कि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी के युग में हम हमारी परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो निश्चित है कि उन परंपरागत व्यवस्थाओं में भी विज्ञान और तकनीकी का अगर हम समायोजन कर लेते हैं और फिर हम साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि वह विकास के पथ पर बहुत अधिक और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो यही मुक्ति का जो उद्देश्य है वो शिक्षा का होना चाहिए, अर्थात परिवर्तन को स्वीकार करने वाला। सरल शब्दों में बात कही जाए तो परिवर्तन को शीघ्रता से स्वीकार कर लेने की क्षमता या गुण का विकास होना चाहिए। अब आती है बात उच्च शिक्षा के उच्च गुणों की या यूं कहा जाए कि सर्वोच्च उद्देश्यों की। तो सर्वोच्च उद्देश्य के संबंध में महात्मा गांधी के कुछ शब्द को हम देखेंगे, उसके आधार पर हम इन्हें समझेंगे। गांधी जी ने क्या कहा था? आत्मा का विकास करना, आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना तथा व्यक्ति को ईश्वर और आत्मा अनुभूति के लिए प्रयास करने योग्य बनाना है। अगर इस परिभाषा के आधार पर हम शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्यों के बारे में समझना चाहते हैं तो आत्मा का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा क्या है? जो आत्मा का विकास करे। आत्मा का विकास से मतलब कि जो आत्मा माना यह जाता है कि आत्मा एक शरीर है, इसी आत्मा का विकास करना यानी कि इसमें शुद्धिकरण करना, उसको और अधिक। कहने का मतलब ये कि मनुष्य के अपने मन जो उसमें संस्कार है, जो उसके मूल्य है या जो नैतिक है, उनका विकास करना, उसमें आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति या आत्मा के विकास के लिए क्या अनिवार्य है कि अध्यात्म से जुड़े रहना। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ईश्वर के अस्तित्व
सकते हैं। तो आत्मा का विकास करना, दूसरा है चरित्र का निर्माण करना, चारित्रिक गुणों का विकास करना, व्यक्ति को ईश्वर और आत्मा अनुभूति के प्रयास कराना, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, साथ ही आत्मा अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, यानी कि स्वयं को समझना और स्वयं को किस तरह से कहना चाहिए कि सत्य को जानने की जो समस्त क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वही अगर शिक्षा ये कार्य कर सकती है तो वह शिक्षा है। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य होगा कि वह आत्मा का विकास कर सके, चारित्रिक गुणों का विकास कर सके, ईश्वर की प्राप्ति में बालक को प्रशिक्षित कर सके, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखा सके और आत्मा अनुभूति, स्वयं की अनुभूतियों को समझने या स्वयं को समझने की योग्यता का विकास करे, वही शिक्षा का उद्देश्य माना गया। अब इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, हम इसके बारे में देखेंगे कि गांधी जी ने इनके आधार पर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा की। तो शिक्षा का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होगा, किस तरह की उसके अंदर पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये कोई, जब हमने उद्देश्यों को देखा, शिक्षा के अर्थ को देखा, तो बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। तो सबसे पहला जो इनका पाठ्यक्रम का है वह है शिक्षा का माध्यम का मातृभाषा। तो पाठ्यक्रम की सबसे पहली जो बात की उन्होंने क्या कही कि पाठ्यक्रम में जो शिक्षा का माध्यम होगा वह मातृभाषा पे होना चाहिए, क्योंकि जिस समय गांधी जी का शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गांधी जी ने, यह हमारे सामने रखा, उस समय अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व था और इस अंग्रेजी शिक्षा के पीछे, क्योंकि अंग्रेजों ने मैकाले की अगर शिक्षा योजना को हम देखते हैं तो उसके अनुसार उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय शिक्षा को बहुत हीनता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया या बहुत निकृष्ट कोटि की शिक्षा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि इसके पीछे उनका मूल उद्देश्य था कि अगर यही भारतीय शिक्षा का स्वरूप निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहा तो हमारे लिए भारत में व्यापार करना कठिन हो जाएगा, शासन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमें अंग्रेजी समझने और बोलने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि इंग्लैंड से ये कर्मचारी लाना उनके लिए बहुत महंगा होता, इसीलिए वे सस्ते कर्मचारी तैयार करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। वही मिशनरीज को भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया, जिससे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और भारतीयों को ईसाई विचारधाराओं से प्रभावित कर सके। तो जब यही इन्हीं उद्देश्यों को लेकर शिक्षा का स्वरूप बदला गया मैकाले शिक्षा योजना के अनुसार, तो उसमें अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व बढ़ता चला गया और भारतीय शिक्षा के प्रति लोगों में जो हीनता की भावना थी या उसके प्रति उदासीनता बढ़ती चली। ऐसे में निश्चित है कि यहाँ पर भारतीय जो तैयार हुए, निश्चित है कि वह कहना चाहिए कि रंग में काले और शिक्षा में अंग्रेज तैयार हुए, यानी कि भारतीय अंग्रेज तैयार किए गए और उनसे केवल जो एक सस्ते कर्मचारी बन सकते थे वही तैयार किए, बाकी डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ को तैयार किया जाना रहा। तो गांधी जी का कहना था कि जो और या फिर शिक्षा का जो स्तर था वो प्रतिशत जो था वो बहुत दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा था, क्योंकि उस भाषा में जो हमारी अपनी भाषा नहीं है, जिसको हम समझते नहीं है, जिसे हम बोलते नहीं है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, ऐसी भाषा का जब हम उपयोग करते हैं तो निश्चित है कि उसमें हमें कोई भी बात को समझना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर ये कहा जाए कि शिक्षा का जो अस्तित्व था डगमगाने लगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा
कि अगर बालक को वास्तव में शिक्षा से जोड़ना चाहते हो, 100% शिक्षा का लक्ष्य अगर हम रखते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो शिक्षा बालक को उसकी मातृभाषा में प्रदान की जाए। NEP 2020 में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि क्षेत्रीय या स्थानीय या जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा दी जाए, जिससे कि बालक को प्रारंभ से हर बात समझ में आए तो वो शिक्षा के प्रति उसकी रुचि बढ़ती चली जाए। अन्य भाषा में जिस भाषा का कहना चाहिए कि उसका कल्चर है ही नहीं, उसके आसपास में वो भाषा है ही, उस भाषा में अगर उसको शिक्षा दी जाती है तो निश्चित है कि वो बात उसको समझ में नहीं आएगी। घर परिवार में जाएगा तो घर परिवार के लोग उसे स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बालक कक्षा में पिछड़ने लगेगा, पिछड़ने के कारण उसकी रुचि शिक्षा से अलग होती जाएगी या शिक्षा से वह विलग होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए गांधी जी ने कहा था कि पाठ्यक्रम में सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की। अगला आता है इसमें बेसिक क्राफ्ट। बेसिक क्राफ्ट जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बेसिक क्राफ्ट क्या है? यानी कि स्थानीय जो कौशल है, इन कौशलों का प्रशिक्षण बालक को दिया जाना चाहिए, जो कि अभी हमारी NEP 2020 में भी है कि वोकल टू लोकल और लोकल टू वोकल, कि लोकल से हमें वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, या जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी ट्रेनिंग हमें लोकल स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्राप्त होनी चाहिए। वही चीज गांधी जी ने 1937 में ही कह दी थी कि बेसिक क्राफ्ट की जो शिक्षा है बालक को पाठ्यक्रम के माध्यम में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो स्थानीय कौशल है या यह कहा जाए कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशल है, उन कौशलों का बालकों में विकास हो और विद्यालय शिक्षा जब वो पूर्ण करें, यानी कि 11वीं 12वीं तक वो शिक्षा पूर्ण करके जब विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में इस तरह का कौशल हो कि वह अपनी आजीविका को आसानी से उत्पन्न कर सके या कमा सके। इसीलिए बेसिक शिक्षा पर इन्होंने बेसिक क्राफ्ट पर बल दिया। अगली बात जो इसमें आई इन्होंने फिर सामान्य विषयों में इन्होंने कहा कि सामान्य विज्ञान, इसके साथ में और कौन से सामान्य विज्ञान यानी कि वह विज्ञान जिसमें कि बालक को अपने शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त हो। फिर गणित, क्योंकि अंक ज्ञान या संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अंक ज्ञान के बिना बालक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, या यूं कहा जाए कि हिसाब किताब नहीं कर सकता। कला, संगीत, फिर समाज शास्त्र, यानी कि जो शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर हम देखते हैं तो यह सब कुछ सारा पाठ्यक्रम बालक के दैनिक जीवन के विकास को लेकर है, यानी कि उसका जो सर्वांगीण विकास है उसके माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं और इसी के आधार पर आज हमारा प्रश्न हुआ गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षा का उद्देश्य व पाठ्यक्रम क्या, शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए। समझाइए, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए या समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले।
बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगा